हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंह देव। So, यहाँ हम मिल रहे हैं क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए। आज हमने पिछले क्लास में एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। एंड मैंने आप सबको बोला था कि ये डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नॉट ओनली फॉर योर क्लास 11, इनफैक्ट फॉर योर क्लास 12 ऑल्सो, बिकॉज नेक्स्ट ईयर आप लोग एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं विच इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो CFS, कैश फ्लो स्टेटमेंट जिसका नाम है, जो कि आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर पढ़ेंगे क्लास 12 में, जिसमें की प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन का बहुत यूज आने वाला है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। तो इस साल भी आपको काफी अच्छे मार्क्स के लिए इसका क्वेश्चन दिखाई दे जाएगा क्वेश्चन पेपर में, एंड डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर तो होने वाला है। चलिए, तो मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ हमने पिछले क्लास में क्या क्या चीजें पढ़ी थी। पिछले क्लास में हमने बेसिक मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन पढ़ा था बच्चों की, डेप्रिसिएशन क्यों होता है। डेप्रिसिएशन ऑल द फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स के ऊपर होता है। हाँ जी, ये जो डेप्रिसिएशन होता है, ये डेप्रिसिएशन का जो रीजन है, दिस इज बिकॉज ऑफ वेयर एंड टियर, या फिर ऑब्सोलेंस हो जाती है, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाती है, उसकी वजह से डेप्रिसिएशन होता है। क्या इंटेंजिबल एसेट के ऊपर भी डेप्रिसिएशन होता है? इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू भी रिड्यूस होती है, लेकिन उसे हम डेप्रिसिएशन नहीं बुलाते हैं, उसका नाम होता है अमोर्टाइजेशन। ठीक है, तो अमोर्टाइजेशन बोला जाता है अगर आपका पेटेंट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, गुडविल की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, और भी किसी इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू अगर रिड्यूस हो रही है, सो दिस इज कॉल्ड योर अमोर्टाइजेशन। फिर इसके बाद हमने बोला था कि एस्टिमेटेड लाइफ, जिसे हम बोलते हैं यूजफुल लाइफ ऑल्सो, वो क्या होता है? एस्टिमेटेड लाइफ या यूजफुल लाइफ का मतलब होता है कि एक एसेट की लाइफ कितने दिन तक रहेगी, कितने इयर्स की उस एसेट की लाइफ होगी, कब तक वो सही सही चलने वाली। फिर उसके बाद हमने स्क्रैप वैल्यू या फिर रेसिडुअल वैल्यू भी देखा था। रेसिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू वो वैल्यू होती है जो कि जिस दिन एसेट की बुक की वैल्यू एकदम खत्म हो जाएगी या एसेट बिल्कुल ही बेकार हो गई है, तब वो एसेट हमें क्या लाके देगी एज अ स्क्रैप, अगर उसे सेल किया जाए तो क्या लेके आएगी। देन हमने देखा था कि एसेट के डेप्रिसिएशन के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और एक होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की तरफ अभी हम नहीं गए थे, हमने स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड ही देखा था। एंड स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंगली एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज करने का हमने एक फॉर्मूला भी लर्न किया था। क्या फॉर्मूला था वो? हमने देखा था जो एसेट की वैल्यू होती है, एसेट की वैल्यू जो है, या जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट, कॉस्ट में से अगर हम स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर दें और डिवाइड कर दे यूजफुल लाइफ से, तो क्या आ जाएगा? तो हमारे सामने जो वैल्यू आने वाली है, दिस इज कॉल्ड योर एनुअल डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर हमें एनुअल डेप्रिसिएशन को परसेंटेज में या रेट निकालनी है, हमें रेट निकालनी है डेप्रिसिएशन की, तो हम क्या करेंगे? हम जो एनुअल डेप्रिसिएशन आया है, एनुअल डेप्रिसिएशन को डिवाइड कर देंगे टोटल कॉस्ट से और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं रिवाइज करा दूं कि पिछले क्लास में हमने ये भी पढ़ा था कि अगर किसी एसेट को हम जब परचेज करते हैं, कुछ इंसिडेंटल एक्सपेंसेस होते हैं उसके साथ साथ, जैसे कि हमारा एक एक्सपेंस होता है ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ एसेट, उस इंस्टॉलेशन के एक्सपेंस को हमें ऐड कर देना चाहिए इन द एसेट की कॉस्ट। अगर कोई सेकेंड हैंड एसेट है तो उसके ओवरऑल एक्सपेंसेस को भी ऐड कर देना चाहिए। अब इतना सारा पढ़ने के बाद आज क्या पढ़ेंगे मैम? अभी तक तो आपने रिवाइज ही करा दिया। यस बच्चों, रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने आज की क्लास की शुरुआत ही रिविजन से करवा दी। अब आज हम लोग और भी कुछ बहुत सारा नया पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज दैट? आज हम पढ़ने वाले हैं कि एसेट अकाउंट प्रिपेयर कैसे किया जाता है। यस, एसेट अकाउंट का प्रिपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो लेजर ही बनाने के आने वाले हैं। और यहाँ पे आप ऐसे नहीं करते हैं कि आप पहले जनरल एंट्रीज पास करेंगे फिर जाके लेजर पोस्टिंग करेंगे, आप डायरेक्टली यहाँ पर लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो कोई भी एसेट अकाउंट उसी फॉर्मेट में बनता है जिस फॉर्मेट में आपका लेजर बनता है। लेजर का फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले आती है डेट, फिर उसके बाद आता है पर्टिकुलर्स,
फिर उसके बाद आपका एक पतला सा कॉलम आता है जनरल फोलियो का, और फिर अमाउंट का कॉलम आता है, एंड देन सेम टू सेम मतलब जो आपने डेबिट साइड में लिखा है वही सब आप यहाँ पर भी रिपीट कर देंगे। और ये रहा आपका क्रेडिट साइड का कॉलम, ये रहा डेबिट साइड और ये रहा क्रेडिट साइड। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि आप डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में लिखेंगी क्या? मैम बिल्कुल बता रही हूँ बच्चों, आपकी सेवा में हाजिर हूं मैं। चलिए, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सीख रहे हैं कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ऑफ एसेट अकाउंट क्या आता है। देखो, अगर आपके एसेट का कोई बैलेंस दिया हुआ है कि देखो पिछले साल की इतनी एसेट थी, ओपनिंग बैलेंस ये है, तो हमेशा एसेट का ओपनिंग बैलेंस फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर में, वो की जो कि अगर एक फाइनेंशियल ईयर है तो 1 अप्रैल हो सकता है, यहाँ पर आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, यहाँ पर डेबिट साइड में आप लिखने वाले हैं एसेट का ओपनिंग बैलेंस, एंड ऐसे ही जब यहाँ पर आपने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया है तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा क्रेडिट साइड। इसके अलावा अगर कोई एसेट परचेज करी जाए तो जिस भी डेट पे एसेट परचेज किया है आप यहाँ पर कैश या बैंक लिख देंगे, उस दिन एसेट का जब परचेज किया गया उसकी डेट यहाँ लिख देंगे। ये क्या है, परचेज, मतलब कि एनीथिंग विच इज इंक्रीजिंग द एसेट अकाउंट विल कम ऑन द डेबिट साइड। तो परचेज ऑफ एसेट को हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अब एसेट के ऊपर हम डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे, वही हमारे चैप्टर का नाम है कि डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। हमने डेप्रिसिएशन नॉर्मली एट द एंड ऑफ द ईयर ही चार्ज करना होता है, तो यहाँ पर हम एसेट के डेप्रिसिएशन को लिखेंगे। याद रखो, जो भी एसेट को इंक्रीज कर रहा है वो आएगा डेबिट साइड में, और जो भी एसेट को डिक्रीज कर रहा है वो आइटम आएगा क्रेडिट साइड में। अगर आप किसी एसेट को सेल करते हैं तो बाय बैंक अकाउंट या फिर बाय कैश अकाउंट सेल ऑफ एसेट आती है यहाँ पर क्रेडिट साइड में। इसी तरीके से हो सकता है कि एसेट को सेल करते टाइम हमें कोई लॉस हुआ हो, हमने बुक वैल्यू और जो एसेट थी उसे कम वैल्यू पे उसे सेल कर दिया, तो फिर यहाँ आता है P&L अकाउंट, और ये होता है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। इसी तरीके से लॉस की जगह गेन भी हो सकता है ऑन सेल ऑफ एनी एसेट, तो हम यहाँ पर फिर दैट केस में लिखते हैं P&L अकाउंट, और ये होती है गेन, ये गेन आती है यहाँ पर। सो बस इन शॉर्ट हमें इतनी ही बातें लिखनी होती है एसेट अकाउंट में। लेट्स रिवाइज इट वंस अगेन, ये एसेट अकाउंट के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है। देखो, एसेट अकाउंट के डेबिट साइड में आपका बैलेंस आता है, ओपनिंग बैलेंस, फिर किसी एसेट की परचेज आती है, या फिर किसी एसेट को सेल करने पर जो गेन होती है उसे हम लिखते हैं। ऑन द अदर हैंड क्रेडिट साइड पे हम क्या लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे हम लिखते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द एसेट। अगर एसेट सेल करते टाइम कोई लॉस हुआ है तो वो लॉस लिखा जाता है ऑन द क्रेडिट साइड, एंड एसेट परचेज करने के उल्टा जो होता है एसेट को सेल करना, सेल ऑफ एसेट इज आल्सो रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। तो इन शॉर्ट जो मैंने आपको बात बताई कि एनीथिंग विच इंक्रीजेस द एसेट विल कम ऑन द डेबिट साइड, एनीथिंग विच डिक्रीजेस द एसेट विल कम ऑन द क्रेडिट साइड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है जो हमें डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग में बनाना रहता है। इसके अलावा कौन सा अकाउंट बनता है, इसके अलावा एक और अकाउंट बनता है, वो है डेप्रिसिएशन इटसेल्फ। डेप्रिसिएशन अकाउंट बहुत बहुत सिंपल अकाउंट होता है, वही फॉर्मेट रहेगा, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट। अब मैं दोबारा से फॉर्मेट नहीं लिख रही हूँ, मैं आपको सिर्फ लिख के बता रही हूँ कि डेप्रिसिएशन अकाउंट बहुत सिंपल है। मैक्सिमम क्वेश्चन में आपसे सिर्फ एसेट अकाउंट पूछ लिया जाएगा, हो सकता है डेप्रिसिएशन अकाउंट ना पूछा जाए। वैसे बहुत सिंपल है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अचानक से कभी क्वेश्चन में आ गया तो आप इसे कर नहीं पाएंगे, तो इसकी प्रैक्टिस आपको करके रखनी है। ये हमेशा लास्ट डेट पे ही होता है, और डेप्रिसिएशन अकाउंट का कोई भी बैलेंस आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि एवरी ईयर इट इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जब आप डेबिट साइड में लिखते हैं, यहाँ पर आप लिखते हैं टू एसेट अकाउंट, जो भी एसेट है उस एसेट का नाम लिख देते हैं, चाहे वो प्लांट हो, मशीनरी हो, बिल्डिंग हो, लैंड हो, या वट एवर एसेट इज देयर। तो टू एसेट अकाउंट जो ईयरली डेप्रिसिएशन होता है उसे हम डेबिट साइड में लिख देते हैं, और फिर सेम डेट मतलब कि एट द एंड ऑफ द ईयर हम इस अकाउंट को ट्रांसफर कर देते हैं P&L अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसे ट्रांसफर कर दिया जाता है, क्योंकि सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। बस इतना सही अकाउंट है। हर साल अगर आपसे 3 साल का अकाउंट पूछा जाएगा तो आप 3 साल तक ऐसा ही लिखते रहेंगे, टू एसेट अकाउंट यहाँ पर, और यहाँ पर लिखेंगे बाय
P&L अकाउंट, मतलब कि इस अकाउंट में कोई भी ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस नहीं रहेगा। तो बस इतना सही काम करना होता है, आपको एसेट अकाउंट ओपन करना होता है और डिप्रिसिएशन उसके ऊपर चार्ज करना होता है। तो उसके लिए हम ये डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। यस मैम, अब हमें अकाउंट बनाना तो बिल्कुल अच्छे से आ गया, एक छोटा सा क्वेश्चन कर ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा। यस, मैं आपके दिल की बात बिल्कुल अच्छे से समझ गई हूँ। लेट्स मेक अ क्वेश्चन, हम लोग खुद का एक क्वेश्चन बनाते हैं। लेट्स से ऑन 1 अप्रैल 2022 को हमने मशीनरी परचेज करी, ठीक है। मशीनरी परचेज, लेट्स से मशीनरी परचेज की वैल्यू है 5 लाख रुपीस, ओके। एंड उसकी लेट्स से हमें स्क्रैप वैल्यू दी गई है। scrap value is equal to 50,000 rupees and they say estimated life के बारे में बता रहे हैं कि 10 years है और हमसे बोला है prepare machinery account for 3 years। ओके अब हम इसको कैसे करेंगे? वेरी नाइस, वेरी इजी क्वेश्चन इट इज। ये देखिए मशीनरी अकाउंट हम इस तरीके से बनाएंगे। अभी मैं बिकॉज सारे फॉर्मेट्स ओपन करूंगी तो टाइम लग जाएगा, लेकिन आप लोगों से एक्सपेक्टेड है कि आप लोग फॉर्मेट्स ओपन करिए। मैं फॉर्मेट के थ्रू ओपन नहीं कर रही हूँ, ऐसे टी शेप अकाउंट बना रही हूँ जस्ट टू एक्सप्लेन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डेट डालूंगी 1 अप्रैल 2022। एसेट को परचेज किया हमने, मशीनरी को तो यहाँ पे लिखेंगे हम टू कैश टू बैंक, कुछ भी लिख सकते हैं आप। कितने अमाउंट की एसेट परचेज करी? 5 लाख रुपीस की एसेट परचेज करिए, ठीक है। 5 लाख रुपीस की एसेट का परचेज हम यहाँ लिख देंगे। और एट द एंड ऑफ द ईयर ऑन 31 मार्च 2023 हो जाएगा ये। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कहाँ निकालेंगे उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा एक वर्किंग नोट। आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे और यहाँ पर आप वर्किंग नोट में लिख देंगे कैसे हमने डेप्रिसिएशन निकाला। देखिए हमेशा फॉर्मूला लिख के करिएगा, ऐसे ही सीधे आपको कभी नहीं लिखना है ना। वर्किंग नोट में एनुअल डेप्रिसिएशन, आप थोड़ी सी भी यहाँ पर अगर लेजीनेस दिखाएंगे आपके मार्क्स चले जाएंगे। एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। ये फॉर्मूला आपको लिखना है, उसके बाद ही आपको वैल्यूज पुट करनी है। एस्टिमेटेड लाइफ नॉट वैल्यू, एस्टिमेटेड लाइफ, ठीक है। हमारे केस में एसेट की जो वैल्यू थी वो थी 5 लाख रुपीस, ओके। उसमें से 50,000 थी इसकी स्क्रैप वैल्यू और डिवाइडेड बाय 10, तो 4,50,000 डिवाइडेड बाय 10, 45,000 जो है एनुअल डेप्रिसिएशन है हमारी एसेट का। तो बस ये डेप्रिसिएशन निकल के आ गया, इतना सिंपल है। चलिए इसे ऊपर जाके हम पुट कर देते हैं, कहां पर? यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, ये रहा 45,000। और फिर अब क्या बचेगा? अब आएगा बैलेंस कैरीड डाउन। हमने क्या किया? बैलेंस निकाल दिया एट द एंड ऑफ ईयर। सो 5 लाख माइनस 45,000 मतलब 4,55,000 की आपकी एसेट की वैल्यू बची हुई है। यहाँ पर हम अकाउंट क्लोज कर देंगे। 5 लाख रुपीस, एक ईयर का हमारा अकाउंटिंग खत्म हो गई। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर में 1/4/2023 को सबसे पहले आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन इज 4,55,000 एंड अगेन यहाँ पर कोई भी परचेज या सेल नहीं हुई है, इसीलिए 2024 में एट द एंड ऑफ द ईयर हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। एंड क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, डेप्रिसिएशन इज गोइंग टू बी सेम। 45,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन यहाँ पर फिर से लिख दिया जाएगा। अब 55,000, 4,55,000 माइनस 45,000 इज योर बैलेंस, मतलब कि माय बैलेंस ब्रॉट कैरीड डाउन इज गोइंग टू बी 4,10,000 रुपीज। यहाँ पर हम लिख लेंगे 4,10,000 रुपीज और ये रहा 4,55,000 एंड 4,55,000। हमने अकाउंट दूसरे साल का भी क्लोज कर दिया। हमसे 3 साल का अकाउंट पूछा था क्वेश्चन ने, तो हम चले जाते हैं थर्ड ईयर पे भी। और थर्ड ईयर में 1/4/2024 को हम सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। एंड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो पिछले साल का कैरिंग डाउन था वो इस साल का ब्रॉट डाउन हो जाएगा 4,10,000 रुपीज। एंड अगेन ऑन 31 मार्च 2025 को हमें लिखना होगा बाय डेप्रिसिएशन एंड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गोइंग टू बी सेम इन द करंट ईयर ऑल्सो। तो यहाँ पर हमने लिख दिया
depreciation, and again on 31st March we will write by balance carried down. Balance carried down, balance carried down है 3,65,000 रुपीज। एंड इस तरीके से हमने तीनों साल का अकाउंट बना दिया। जब भी आपको मशीन दी जाएगी, अगर 10 साल की मशीन की लाइफ है तो 10 इयर्स के लिए आपसे डेप्रिसिएशन अकाउंट या मशीनरी अकाउंट बनाना नहीं पूछा जाएगा, आपसे 2 या 3 ईयर का अकाउंट ही पूछा जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है, लेकिन इतने सिंपल क्वेश्चन आने नहीं वाले। आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपको इसके बीच में और लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाने के लिए आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर अगर किसी मशीन को सेल कर दिया गया, यहाँ पर अगर किसी मशीन को बीच में और परचेज कर लिया जाए, फिर अकाउंट कैसे बनाए जाएंगे। तो बस उतना ही आपको ध्यान रखना है, बस कैलकुलेशन यहाँ पे अच्छी होनी चाहिए, और कैलकुलेशन अच्छी हुई तो बड़ी आसानी से आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स हम इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे, और आगे आने वाले क्लासेस में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे जहां पर हमने एसेट को सेल किया है, बीच में कुछ पार्ट ऑफ द एसेट सेल किया है, कुछ हमने परचेज किया हुआ है, और फिर हमने कैसे अकाउंट बनाना है वो देखना है। इसके साथ साथ हम लोगों को एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक करना है स्ट्रेट लाइन मेथड में ही, विच इज कॉल्ड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आने वाले क्लासेस में हम ये सारी चीजें कंप्लीट करेंगे, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, वीडियोस को पूरा देखते रहिए। एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। फिर से मिलेंगे और कुछ और कॉन्सेप्ट करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय।